मीटिंग है तो उसमें मुझे जाना है जल्दी, इसलिए मैं आपसे माफी चाह रहा हूँ। लेकिन वो भी सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो भी मुद्दा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस पे हम आपसे कुछ सुझाव भी लेंगे। 2-3 विषय मैं कहना चाहता हूँ। नरेश बंसल जी को भी हो सकता है जाना पड़ जाए, राज्यसभा में भी विषय है शायद, ये कल भी विषय आया था, LOP ने उठाया था। मंच पर बैठे हुए हमारे नरेश बंसल जी और हमारे गोलक बिहारी राय साहब, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी, हमारे RN सिंह जी, हमारे डॉक्टर राम साहब, हमारे जसवीर सिंह जी और अन्य अतिथिगण इस प्रोग्राम में सुबह सुबह, क्योंकि बरसात का भी मौसम था इसलिए कुछ लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। मुझे लगता है कि 1-2 घंटे में पूरा हॉल भर जाएगा और 2 दिन आप चर्चा करेंगे। मैं इस राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की इस कॉन्फ्रेंस की सफलता की कामना करता हूँ। 2-3 विषय मुझे रखने थे। एक, अभी मैं जब देख रहा था तो इसमें लेफ्ट साइड में बार बार ये दिखाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। देश को 15 अगस्त 2022 को आज़ाद हुए जैसा हम कहते हैं। देश तो हमारा बहुत पुराना है, पुरातन कालीन है और हमारी सभ्यता भी बहुत पुरानी है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि हमें आज़ाद हुए 75 साल 15 अगस्त 22 को होंगे। तो देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी का साफ साफ संदेश है कि कोई भी सेक्टर हो जिसमें हमने तरक्की की या कम तरक्की की, उसका विश्लेषण करने का हमारा दायित्व है। हम कहाँ तक पहुँचे, इट इज़ टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो हम 75 साल में कहाँ तक पहुँचे सुरक्षा की दृष्टि से भी, इस वर्कशॉप का या इस कॉन्फ्रेंस का ये भी विश्लेषण करना दायित्व बनता है कि कहाँ तक पहुँचे, कहाँ चूक हुई। ये एक विश्लेषण करने का कालखंड। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 15 अगस्त 22 से लेकर के 15 अगस्त 2047 तक जब ये देश अपनी आज़ादी का शताब्दी समारोह मनाएगा तो इन 25 सालों में हमें कहाँ तक पहुँचना है, इसका रोड मैप भी तैयार करना। तो मुझे लगता है कि रोड मैप तैयार करने के लिए आप आज यहाँ बैठे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और ये रोड मैप बहुत अच्छा बनेगा जिससे देश सुरक्षित हो, सुरक्षित हाथों में हो। आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी वाला विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने लिया है। एक विषय चर्चा में भी है 2-3 दिनों से और साइबर सिक्योरिटी से भी वो जुड़ा हुआ है, वो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और आप लोग भी ऐसा मानते हैं कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे लंबे समय से चर्चा हो रही है। फिर अभी हमारे IT मिनिस्टर अश्वनी जी ने इसको वापस क्यों लिया लोकसभा में, ऐसा मन में कई लोगों के चर्चा भी रह सकती है, कई लोगों के डाउट भी रह सकते हैं। देखिए, डेटा प्रोटेक्शन लॉ एक महत्वपूर्ण लॉ है। ये ड्राफ्ट होकर के पेश हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद ये कमेटी को गया, इसमें जॉइंट कमेटी बनी पार्लियामेंट की और उस जॉइंट कमेटी ने इसको बहुत डिटेल में एग्जामिन किया। उसमें साइबर सिक्योरिटी का भी विषय था और डिटेल में एग्जामिन करने के बाद ये पाया कि वर्तमान परिस्थितियों में जो दूसरे टेक्नोलॉजी से जो उन्नत देश कहलाते हैं उनमें जिस तरह से काम हो रहा है, उसी रफ्तार में 21वीं सदी में भारत में भी काम होना चाहिए। इसलिए वो वापस जरूर लिया है, लेकिन आपके संशोधनों के साथ वो तुरंत वापस आने वाला है लोकसभा में। इसलिए ऐसा मत मानिए कि ये वापस चला गया तो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा नहीं, जल्दी आएगा। और अगर आप इन 2 दिनों में कोई सुझाव देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूं कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ में उन सुझावों को हम सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे। नरेश बंसल साहब भी मेरी बात से सहमत हैं। ये बड़ा विषय मुझे ध्यान में आया। एक विषय हर घर तिरंगा, इसको लेकर के भी सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है, राष्ट्रीय भावना को ओतप्रोत करने वाला विषय भी है। इसमें कुछ लोग कहते हैं कि आपने क्यों ऐसा किया,
रूल्स में क्यों परिवर्तन किए। आपने देखा होगा अमेरिका का झंडा कभी भी लहरा सकते हैं आप, राष्ट्र की भावना से जुड़ा हुआ विषय होता है। तो हमने 13 अगस्त से 15 अगस्त के मध्य ये कहा है कि हर नागरिक देश का अपने घर पे झंडा फहराए। उसमें कुछ संशोधन किए हमने, झंडा फहराने के कुछ नियम होते हैं। तो पहले सूर्यास्त के बाद अगर झंडा फहरा रहा है तो आपको उतारना पड़ता था, अब आपको उतारने की जरूरत नहीं है। घर पे आपने झंडा 13 अगस्त को लगाया तो रात को उतारने की जरूरत नहीं है, इसको आप फहरा सकते हैं रात को भी। और पहले ये था कि खादी के वस्त्र का ही होगा। खादी मीन्स जो धागा या जो कताई भी हाथ से और बुनाई भी हाथ से, उसको हम खादी बोलते हैं। तो अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया, इसमें पॉलिस्टर भी आ गया, दूसरा कपड़ा भी आ गया, और उसमें बहुत से लोग बनाने के लिए भी हमने उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, जिसको मैं देखता हूं, उसके माध्यम से हमने दे दिया। तो इस झंडे की कमी भी नहीं रहेगी। लेकिन झंडा खरीद के लगाना है, यह विषय है। हाँ, झंडा दर्शित जी कहना है ये खरीद के लगाना है। ये प्रधानमंत्री जी का कहना है कि झंडा खरीद के ही लगाना है। तो झंडा मिल जाएगा आपको, कहीं पोस्ट ऑफिस में मिल जाएगा, कहीं और मिल जाएगा, लेकिन खरीद के लगाना है। लेकिन हर घर पे 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में झंडा लगेगा तो राष्ट्रीय सुरक्षा की भावना बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बताओ मेरे को। बढ़ेगी ना। बस इसी विश्वास के साथ मुझे विश्राम भी लेना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं वाणी को विश्राम देता हूं क्योंकि 10:30 की मीटिंग है, जाने में थोड़ा समय भी लगता है। तो मैं इंद्रेश जी से मैंने परमिशन ले ली थी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक बार इधर घूम। सर and in addition, there is another concept of a sovereign national cyberspace, that is the cyberspace in which we have our jurisdiction. With that, the importance, as you're aware, after COVID, पूरी dependence हमारी cyberspace में हो गई है. Whether it is governance, commerce, business, industry, everything today is dependent on cyberspace. और आप सबके पास जो मोबाइल फ़ोन है वो cyberspace का ही एक हिस्सा है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 सेक्टर्स को क्रिटिकल सेक्टर्स माना है, और वो 7 सेक्टर में है गवर्नमेंट सेक्टर, योर फाइनेंशियल सेक्टर, पब्लिक एंड स्ट्रेटेजिक एंटरप्राइजेज, ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें सारा ट्रांसपोर्टेशन आता है, एयरलाइंस भी, शिपिंग भी, रेलवेज भी, टेलीकॉम, पावर एंड एनर्जी, और रिसेंटली हमने एक 7th सेक्टर ऐड किया है, दैट इज हेल्थ केयर. सो दीज आर द 7 क्रिटिकल सेक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवर विच वी हैव सम एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट. थ्रेट्स क्या है हमारी? थ्रेट्स ये स्लाइड में लेफ्ट टू राइट में इंडिविजुअल्स भी हैं, माफिया ग्रुप्स भी हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टेट बैक्ड एक्टर्स भी हैं, एंड दे कम थ्रू वेरियस अटैक वेक्टर्स, फिशिंग, malware, ransomware, supply chain attacks, and they affect our people, process and technology. This is how the attacks take place, and we need some controls in terms of a policy to protect ourselves. ये हमारा लेटेस्ट सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है. बार ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 5-6 साल पहले हमारे काफ़ी करीब 40,000 इंसिडेंट्स होते थे, आज के दिन 14 लाख इंसिडेंट्स हैं. ये सर्ट की रिपोर्ट है लास्ट ईयर की. ransomware has increased to a great percentage, but we have taken precautions, and you will be glad to know that from the 47th position in the United Nations Global Cyber Security Index, आज हम 10वें पोजीशन में आ गए हैं. टॉप 10 में इंडिया आ गई है साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन. जहाँ तक रैंसमवेयर है, ये जैसे मैंने बोला और इम्पोर्टेंट होता जा रहा है. यूएसए में आप लोगों ने सुना होगा कॉलोनियल पाइपलाइंस, जेबीएस फूड्स, केसेया, बहुत बड़े बड़े अटैक्स हुए हैं. हमारे देश में भी ऑन 12th of April our second largest oil sector public sector oil company suffered a ransomware attack where the ransom was asked in bitcoins. Of course we did not pay because we had a very good CISO who quickly changed over the system to a backup system and continued business operations. As far as the global cyberspace is concerned, there are issues. You are aware as to the big techs that have taken sides. You are aware as to the latest conflict in Eastern Europe, how it has split the world into the East and West,
and this has caused the balkanization of the internet, and cyberspace has become more important. In addition, the dark web also, there is a lot of churning that has taken place. So far, we never saw these groups taking sides in the dark web, but today we find anonymous group is giving secrets of the Hydra group. So the first time I am also seeing that in the dark web also the split has taken place. What has changed since 2013? जो हमारी present policy है 2013 की policy है. उसके बाद से आप देखिए Digital India program has completely changed national cyberspace. Number of attacks, as I said, have gone up. हेलो The multiple organizations have come up. एक ही बार कर लो सारे New काम types of attacks have come up, ransomware, supply chain, etc. And there is greater dependency due to the pandemic, and there is an exponential increase in cybercrime. Last year, it is reported that the nation lost 2 lakh crore due to cybercrime. That is the importance of the new strategy that we have made a draft. It is lying with the Cabinet Committee on Security for approval. And this new strategy has a vision to create a safe, secure, trusted, resilient and vibrant cyberspace for India's prosperity. There are various international practices for creating an apex organization which other countries have followed. In other countries, the different verticals have been combined into a single apex organization which is responsible and accountable for cybersecurity. Some recent government initiatives, we have conducted a national level exercise. The Health Ministry has issued guidelines. For the government sector, a number of guidelines have been issued. Defense Cyber Agency, as you know, has been created 2 years back, and various notifications for critical sector have been issued. In addition, Department of Telecom, Smart City, baselines and strengthening of National Informatics Center have been issued. On 20th of April, CERT-IN issued 6 very important guidelines which are shown on this slide, and where all the service providers have been told to conform to the National Time Protocol. In addition, the cyber incident has to be reported within 6 hours of the incident. First time in the world, some nation has issued such strict guidelines. And also we have told that the VPN providers will maintain logs for 5 years. Because जितने अटैक्स आ रहे हैं ये एक VPN हायर करके वहाँ से अपना लॉन्च करते हैं अटैक, और उसकी डिटेल्स हमको कोई बताता नहीं था. तो अब हमने बोला है that you will retain the logs for 5 years so that when the law enforcement agency does the investigation, they can trace back. In addition, of course, the point of contact, etc. have been issued. So these guidelines have come into effect from 28th of June. Power sector, basically there are 2 sectors which we consider as super critical, power and telecom. So these 2 sectors we have addressed in a very forceful manner from cyber security point of view. Power sector में पूरा हमने sort out कर दिया है उनका, generation, transmission, distribution, grid operations, everywhere there is a security operation center, and very strict processes are in place. Similarly, in the telecom sector, government has issued national security guideline for the telecom sector, जहाँ हम पूरा supply chain जो है वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि any product connected to the telecom sector of India is a trusted product from a trusted source. This has been implemented from 15th of June last year. इसके अलावा हमने ऑडिट बेसलाइन का रिक्वायरमेंट किया है. साइबर क्राइम के लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. ये जब आप रिपोर्ट करते हैं cybercrime.gov.in में, ये पोर्टल इनके पास जाता है और ये पूरा अपना एक इस्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं कैसे ये साइबर सिक्योरिटी सेल्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में बने हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे. काफ़ी सारे फ्री हमने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं जनता के लिए. कुछ हमारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं. एक नेशनल ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट था, वो प्रधानमंत्री जी ने IIT कानपुर में उसको लॉन्च किया है. उसके थ्रू डिग्रीज जो हैं स्टूडेंट्स को ब्लॉकचेन के थ्रू दी जा रही हैं. इन एडिशन कर्नाटक स्टेट में एक उन्होंने कार्ड बनाया है जहाँ की लैंड रिकॉर्ड सिस्टम जो है वो पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड है, तो अब उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकती. उसके अलावा हमने एक नेशनल मेलवेयर रिपोजिटरी बनाई है जो कि आज के दिन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट मेलवेयर रिपोजिटरी है. वी ऑलरेडी गॉट अबाउट 90 मिलियन सैंपल्स. और एक नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज हमने कंडक्ट करी थी रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, वी आर एवरीवेयर, यूनाइटेड नेशंस, रीजनल फोरम्स, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, SCO, सब जगह हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के लिए. आगे हमने सारे सेक्टर जो हैं जो साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के सेक्टर माने जाते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरे अच्छी तरह एड्रेस कर रही है ताकि हमारी साइबर स्पेस जो है वो सेफ और सिक्योर है. विद दैट, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.
ना आपके पास रहने दिया है। हमने कोशिश की कि आपके फ्रेंड होकर आपको असिस्ट कर सकें, आपके की नौकरी कर सकें, आपकी सेवा कर सकें, आपकी मदद कर सकें। भाई और बहनों, इसमें से एक संकल्प जागना चाहिए। इसलिए मैंने कुछ उदाहरण सुनाए जिसमें हमने सरकार की कोई मदद नहीं ली, हमने सरकार और सेना को और सिस्टम को मदद दी। और इसलिए सोसाइटी को कहते हैं विच हेल्प्स द गुड गवर्नेंस, विच हेल्प्स द एजुकेशन, विच डेवलप्स द नेशन, विच वर्क्स ऑन द लाइन ऑफ असिस्टेंस। जब सरकार, सेना और समाज मिलकर काम करता है तो उस समय हम भी बनते हैं और भारत भी बनता है। भारत जोड़ता है। इसलिए भारतीय के रूप में इट इज़ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूटी कि हम मोर एंड मोर एक्सपर्टाइजेशन में जाएं। और इसलिए मैंने वो संकेत भी किए जिससे हो सकता है आपको भाषाओं का ज्ञान भी बढ़ाना पड़े। हो सकता है आपको जिन फील्ड में कभी आपने एंटर नहीं किया आप उसमें एंटर कर सकें। और कुछ इसलिए रोक लिए हैं कि मुझे बहुत छोटा सा संक्षेप में समापन भी आप सबके बीच में करना है। और मैं रहूँगा आपके साथ। मैंने कमिट किया था ऑर्गेनाइजेशन को कि मैं लंबा समय बिताऊंगा। उस समय में मुझे बोलने का काम थोड़ा होगा, मैंने अपने बोलने का सारा काम एक साथ कर लिया है। आई विल लिसन टू ऑल ऑफ यू। विद दैट आयोजकों को ताली बजाने में कंजूस मत बने। थैंक्स। और इस आयोजकों को बहुत 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 बधाई है। और हम सब मिलकर एक मंथन वो करने चले हैं जिसमें से एक सुरक्षित, शिक्षित, विकसित, एकजुट भारत बनेगा और दुनिया की मानवता और मानव जाति की रक्षा का एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Mr. Piyush Baisji, please present the moment to Lieutenant General R.N. Singh.